हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा आज से हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी यूनिक ये क्लास रहने वाली है। इस क्लास में आप सभी को हिंदी का हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा कर आएँ। आज ये हिंदी का पार्ट 1 है। आप सभी लोगों को इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस पार्ट को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो कल से आप सभी को हिंदी की डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हिंदी शब्दकोश में त्र आता है त के बाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और त के बाद कैसे आता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए, त्र वर्ण जो है ये आधा त और र के योग से बना हुआ है। तो हिंदी शब्दकोश में त्र जो है ये त वर्ण के बाद आता है। त्र जो है ये आपका व्यंजन है, आप सभी को पता होगा। और किस प्रकार का ये व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त ये व्यंजन है क्योंकि ये दो वर्णों के योग से बनता है। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। एक आपका त्र, दूसरा है आपका श, तीसरा है देखिए श्र और चौथा है आपका ज्ञ। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। तो देखिए, त्र जो है ये आपके आधा त और र के योग से बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही श जो है ये आधा क और श के योग से बनता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्दकोश में श किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको याद रखना है क के बाद आता है आपका श। ऐसे ही श की बात करें तो श आपका आधा श और र के योग से बना है, तो श के बाद आ जाएगा आपका श वर्ण। ऐसे ही ज्ञ की बात करते हैं तो ज्ञ जो है ये आधा ज और यों के योग से बना है। तो जौ के बाद आ जाएगा आपका हिंदी शब्दकोश में ज्ञ वर्ण। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, ये कहलाता है आप एड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अब चला जाए यह वाक्य है। तो देखिए, अब चला जाए ये वाक्य है भाववाच्य वाक्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वाच्य की अगर हम बात करते हैं तो वाच्य का अर्थ बोलने का विषय होता है। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता होती है। और वाच्य जो होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भाववाच्य की बात हो रही है, तो भाववाच्य के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और वाक्य का केंद्र बिंदु क्या होता है? भाव होता है, तो वो होता है आपका भाववाच्य। और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से बनता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल अकर्मक क्रिया से भाववाच्य बनता है, सकर्मक से नहीं। जैसे कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, वह चला जाए और राम से चला नहीं जाता, ये आपके भाववाच्य के कुछ उदाहरण हैं। इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, भाववाच्य वाक्य के ये उदाहरण हैं। और अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं
तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है, यानी कि इसमें क्या होगी? कर्ता की प्रधानता होगी, अथवा इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का जो फल है ये कर्ता पर पड़ता है, तो ये क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है। सभी स्वाभाविक क्रियाएं जैसे कि नाचना, हंसना, चलना, रोना, चिल्लाना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो देखिए औलाद ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार वर्ष 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। किस रचना के लिए मिला? रचना भी याद रखनी है आपको। इस रचना का नाम था हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी नामक रचना के लिए वर्ष 1955 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। और देखिए इन्होंने 1963 का पद्म भूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटा दिया। 2009 का किसे मिला आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला पूछ लिया जाए तो वर्ष 2005 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत को 1969 में चितंबरा नामक रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो देखिए ये कौन सी संज्ञा है जो कि क्रियापद के साथ शुद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जल की मात्रा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो देखिए ये रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। देखिए राहुल सांकृत्यायन जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे इनके बचपन का नाम था। वर्ष 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। और इन्होंने आदिकाल को, राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। सिद्ध सामंत काल कहा था इन्होंने आदिकाल को। और आदिकाल कब से कब तक था? देखिए 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक का काल आदिकाल कहलाता है। और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आदिकाल को प्रारंभिक काल भी कहा गया ना, तो किसके द्वारा कहा गया? मिश्र बंधु के द्वारा। मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को क्या कहा गया था? प्रारंभिक काल कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? देखिए वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? देखिए जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, एक तो है आपका मौलिक, दूसरा है यौगिक। दो भेद इसके होते हैं। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण शब्द कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए वह, इसके अलावा यह, वे, ये सभी कैसे शब्द हैं? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं। इनको याद रखेंगे, जहां पर यह, वह और वे आता है तो वहां पे हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? देखिए हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप है 8 कवि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और 8 कवियों का ये समूह है अष्टछाप।
तो अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, ये 8 कवि कौन कौन से हैं ये भी पता रहना चाहिए। पूछ लिया जा सकता है आपसे कि बताइए इनमें से अष्टछाप कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। इस तरीके से भी घुमा फिरा कर आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हर तरीके से आपको याद रखना है ना। तो 8 कवियों का समूह कौन सा है आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे अपना आंसर। तो देखिए अष्टछाप कवि हैं, सबसे पहले हैं इनमें सूरदास। सूरदास इसमें सबसे प्रमुख हैं। दूसरे हैं आपके कुंभन दास। तीसरे हैं परमानंद दास। परमानंद दास। चौथे हैं आपके कृष्णदास। पांचवे हैं आपके छीत स्वामी। छठे हैं गोविंद स्वामी। सातवें हैं चतुर्भुज स्वामी। चतुर्भुज स्वामी। और 8वें हैं आपके नंददास। नंददास। तो ये अष्टछाप कवि हैं, नोट डाउन कर लीजिए इन कवियों को। और देखिए प्रथम जो 4 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। चार ही इनके गुरु थे। और अंत के जो 4 कवि हैं जैसे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास, विठल नाथ इनके गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम 4 कवियों के गुरु थे वल्लभाचार्य और 4 अंत के 4 कवियों के गुरु थे विठल नाथ। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो यहाँ पे है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस अलंकार में क्या होता है, इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने क्या हो रहा है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश कहा जाता है। और यहाँ मधुर मधुर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोनों मधुर मधुर का अर्थ एक ही है, लेकिन पुनरुक्ति से कथन में बल आ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है ये की पटकथा का लेखन किया। तो देखिए हम लोग जो कि भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है, इसकी पटकथा का लेखन किसने किया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक जैसे कि बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि के लेखक भी कौन थे? मनोहर श्याम जोशी थे। और इन्होंने दिन मान पत्रिका में सहायक संपादक व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है आपका, अवनी शब्द का विलोम है। तो देखिए अवनी शब्द का विलोम बताना है। तो अवनी शब्द का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अंबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्या स्वरीय शब्द में कौन सी संधि है? संख्या स्वरीय शब्द में है आपके यण संधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए यण संधि का नियम क्या रहता है आपको पता होगा, तो आप बिल्कुल करेक्ट अपना आंसर लगा लेंगे। देखिए यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अलग स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। ये आपको याद रखना है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके अलावा री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का हो जाता है व, तथा री का हो जाता है क्या? र। ये आपको याद रखना है। ये नियम पता होगा तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे कि यण संधि किसमें होती है।
यदि छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी और बड़ी का य हो जाता है, छोटाऊ और बड़ाऊ का व हो जाता है, जबकि री का र हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए संख्या स्वरीय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद होता है। अब यहाँ पे देखिए सखी यानी कि यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे है आपका ऐ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका यई। तो यहाँ पे है आपका कौन सी संधि, यण संधि। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। तो देखिए द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ 28 से लेकर 30 अगस्त को संपन्न हुआ था 1976 में। कहाँ पर, मॉरिशस में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है ये भी पता रहना चाहिए आप लोगों को। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। और अब तक कई हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ये 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ पर, नागपुर, भारत के नागपुर में हुआ था। दूसरा हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये आपको मैंने बता दिया मॉरिशस में हुआ था 28 से लेकर 30 अगस्त 1976 में। तीसरा हिंदी सम्मेलन 28 से लेकर 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था। कहाँ पर, नई दिल्ली में। चौथा हिंदी सम्मेलन आपके 2 से लेकर 4 दिसंबर 1993 में हुआ था। ये भी आपके कहाँ पर हुआ था, मॉरिशस में। चौथा भी आपके मॉरिशस में ही हुआ था। पांचवा हिंदी सम्मेलन 4 से लेकर 8 अप्रैल 1996 को हुआ था त्रिनिदाद में। ये ध्यान रखेंगे, पांचवा हुआ था कहाँ पे, त्रिनिदाद में। छठा हिंदी सम्मेलन आपके ब्रिटेन के लंदन में हुआ था वर्ष 1999 में, 14 से लेकर 18 सितंबर वर्ष 1999 को। सातवां हिंदी सम्मेलन आपके हुआ था 5 से लेकर 9 जून 2003 को। कहाँ पर, सूरीनाम में। आठवां हिंदी सम्मेलन हुआ आपके 13 से लेकर 15 जुलाई 2007 को अमेरिका में। नवा हिंदी सम्मेलन आपके 22 से लेकर 24 सितंबर 2012 को हुआ था। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर लिखा जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो मैं बता दे रही हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिए। 10वां हिंदी सम्मेलन आपके 10 से लेकर 12 सितंबर 2015 को कहाँ पर हुआ था, भारत के भोपाल में हुआ था। 11वां हिंदी सम्मेलन आपका 2018 में हुआ मॉरिशस में। और 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका 2021 में हुआ था मध्य प्रदेश के देवास में। और अब तक कितने हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, ये अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मॉरिशस में अब तक कितने हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो मॉरिशस में अब तक 3 हिंदी सम्मेलन हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेशन आज का आप सभी को पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए ही यहाँ पे काफ़ी मेहनत की जा रही है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और हिंदी में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के रीच आती है तो आप लोगों को डेली ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों पर ही डिपेंड है कि आप शेयर करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आपको ये क्लास डेली चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, कार्यव्रत। अगला देखेंगे, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्दम का पर्यायवाची क्या होता है, कीच होता है। अगला है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं।
बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिसमें से विस्मयादि बोधक वाक्य एक है। ये ध्यान रखेंगे। कौन से 8 भेद होते हैं? एक तो होता है आपका विधानवाचक, विधानवाचक है। दूसरा है आपका निषेधवाचक, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है आपका इच्छावाचक, छठा है आपका संदेहवाचक, सातवां है आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक है सातवां, और आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गरल सुधार रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरल सुधार रिपु करही मिताई, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है किससे? दान से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।